नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। जैसा कि इसका पहला पार्ट हम एक अलग वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास के सिलेबस इतने बड़े व्यापक सिलेबस को कैसे हम कंठस्थ करें या कैसे पढ़ें कि यह हमें आसानी से याद हो सके। तो इसे याद करने के लिए हम आप लोगों को भारतीय इतिहास को कई कैटेगराइज में अलग अलग कर करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस यदि हमें कंठस्थ रहेगा तो हम चीज़ों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि भारतीय इतिहास को हम लोग 4 वर्गों में बांटे हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। और पहले वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग सर्वप्रथम सल्तनत काल को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे दोस्तों? सल्तनत काल को पढ़ेंगे। और इस सल्तनत काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग 4-5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है दास वंश, जिसमें इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में हम लोगों को दास वंश में पढ़ना है। खिलजी वंश पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो पहला चैप्टर है सल्तनत काल, सल्तनत काल में हम लोग ये 5 वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल जैसा कि बाबर से चालू होता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग मुगल काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब उसके बाद एक आता है विजयनगर व बहमनी, जो कि यह दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आता है मराठा धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन एक प्राचीन भारत में भी धार्मिक आंदोलन के बारे में, जहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर जो धार्मिक आंदोलन है तो इसमें हम कबीर, गुरु नानक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है मुगलों का पतन हो जाता है। मुगलों का पतन, बहादुर शाह द्वितीय के बाद मुगलों का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहादुर शाह द्वितीय बहुत कमजोर शासक था, उसकी मृत्यु के बाद मुगलों का पतन हो जाता है। जब मुगलों का पतन होता है तो वही मुगल काल, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, वहीं तक माना जाता है। उसके बाद आता है हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास। कौन आता है? आधुनिक भारत का इतिहास, यानी जब बहादुर शाह जफर द्वितीय का मृत्यु हो जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज उन्हें मार देते हैं बहादुर शाह जफर को। तो उसके बाद जो आता है वो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत उस चीज़ों को, यानी अंग्रेजों के सिस्टम को हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों का आगमन, यानी अंग्रेजों का या जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए उनके बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य की स्थापना में क्या क्या आता है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये जो सारे युद्ध होते हैं वह साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्ध होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्थिक शोषण का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक शोषण का इतिहास पढ़ेंगे। आर्थिक शोषण के इतिहास पढ़ेंगे। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अब यहाँ पर जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद संबंधित जितने भी धर्म गुरु थे उन सबके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति आती है। स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में जैसे किसानों का जो स्वतंत्रता संघर्ष, यानी किसानों के द्वारा किया गया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, जनजाति समूहों द्वारा स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, और गांधी द्वारा जो संघर्ष किए गए थे स्वतंत्रता के लिए, उन सब के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है ब्रिटिश काल। क्या आता है? ब्रिटिश काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ब्रिटिश काल के बाद एक टॉपिक आती है गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, वायसराय क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है वह विदेशियों के आक्रमण से लेकर के यहाँ तक इनका अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद आता है स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो भारत की जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत कमजोर हो जाती है। तो 1947 में जब भारत
आज़ाद होता है तो चूँकि काफ़ी परिस्थितियाँ विषम परिस्थिति रहती है भारत के लिए। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। फिर 1950 में एक योजना आयोग आता है। योजना आयोग के बारे में फिर यहाँ हम पढ़ेंगे। फिर NAM जिसे हम गुट निरपेक्ष के कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, इसके बारे में अध्यक्षता हुई थी, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नई आर्थिक नीति के बारे में 1991 में जो थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी स्वतंत्रता के उपरांत भारत का जो इतिहास था उसमें ये 2-3 चैप्टर केवल पढ़े जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह आधुनिक भारत का इतिहास है। हमें इस आधुनिक भारत के इतिहास को बड़े ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना होगा। तो इसे जब तक हम लोगों का जो माइंड है, हमारे माइंड में जब तक भारत के पूरे इतिहास का क्रमिक ज्ञान माइंड में नहीं रहेगा कि सबसे पहले कौन सा काल आता है, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक खत्म होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है। इन चैप्टरों का हम लोगों को क्या करना होगा, चैप्टर वाइज हमें दिमाग में कंठस्थ कर लेना है कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जब ये बेसिक जानकारी हम ध्यान रखेंगे तो जब इसे एक एक कर करके पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक क्रमिक ढंग से जब उसे जोड़ेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमें आशा है ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ गए होंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।